इजराइल और अमेरिका, एक जो इमेज ये जा रहा है ना कि अमेरिका तब आया जब इजराइल को जरूरत पड़ी, लेकिन आपका असेसमेंट ये है कि होना यही था, इजराइल अटैक और सॉफ्ट करे टारगेट और उसके बाद अमेरिका उस पर आक्रमण? बिल्कुल श्वेता, आप देखिए असेसमेंट ये था। और प्रेसिडेंट ट्रंप को लोग अनप्रेडिक्टेबल जरूर बोलते हैं, लेकिन यही प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2020 में कासिम सुलेमानी को मारा था, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बीच में बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मैनूवर और मूव था जो कुछ सालों से चल रहा था। और ये जो टर्निंग पॉइंट हुआ है, ये 7 अक्टूबर का जो हमास ने अटैक किया, वो टर्निंग पॉइंट हो गया है। और बड़ी स्ट्रैटेजिक वाइज इसको फेज वाइज ये ऑपरेशन किया। पहले फेज में जितना भी ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था, खासकर ये जो रिंग ऑफ फायर है, इनको ध्वस्त किया गया है। किसने? इजराइल ने। सपोर्ट किसने किया है? अमेरिका ने। तो इजराइल ने ये बड़ा कामयाबी के तरीके से इन सबको वीकन किया। और खासकर हमास ये हिजबुल्लाह, वो बहुत स्ट्रांग था, उसकी लीडरशिप को डिस्ट्रॉय किया। उसने पेजर अटैक किया, कितने इम्प्रोवाइज किए, नसरल्लाह तक को मारा। और उसके बाद जो हमास की लीडरशिप थी उसको भी उड़ाया, चाहे शिनवार था, चाहे हानिया था, इस्माइल हानिया, तो सबको उड़ाया है। और फिर जब ये रिंग ऑफ फायर, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कमजोर हो गया था, उसके बावजूद अब मेन टारगेट था, फाउंटेन हेड था, वो था ईरान। उसको अब डैमेज करने के लिए ये जो पीस टॉक्स चल रही थी, न्यूक्लियर पीस टॉक्स बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी अब मेरे को लगता है ये डिसेप्शन था, कवर अप था। क्योंकि वो एक विंडो अपॉर्चुनिटी जो मिली है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, उसका उन्होंने फायदा उठा के और उनको बर्बाद किया। तो इसमें ईरान की दशा क्या थी? ईरान ने कल्पना नहीं की थी कि जब पीस टॉक्स चल रही है उसी बीच ही अटैक हो जाएगा। बिल्कुल सर, और यही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक गेम चेंजर या एक सरप्राइज रहा, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि बाकी देशों को भी, जिनको लग रहा था कि शायद अमेरिका 2 हफ्ते का वक्त लेकर बैठ चुका, शायद अब ये चीजें लगातार अमेरिका प्लान कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने प्लान पहले ही कर लिया था, अटैक अब किया। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर अंशु भी जुड़ गए। प्रोफेसर अंशु, अगर देखा जाए अमेरिका के सामने, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये परेशानी थी, ये आप कह सकते हैं कि एक दुविधा थी कि अगर उनको एक डोमेस्टिक सपोर्ट भी चाहिए था अपने लोगों का, और उनको एक इंटरनेशनल सपोर्ट भी चाहिए था। उनके ऊपर ये प्रेशर था कि अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो तो हो कैसे। और लेकिन अब के जो अटैक रात को किए गए हैं, उससे अमेरिका को वो रास्ता खुल गया है कि अगर अब ईरान बड़े अटैक्स करेगा उनके बेसिस के ऊपर, तो वो जस्टिफाई कर पाएंगे, ये बात कह पाएंगे अपने लोगों से, अपने पार्लियामेंट में, आप कैपिटल हिल में, कि देखिए अब हम पर अटैक किया, अब हमें इन्वॉल्व डायरेक्टली होना पड़ेगा और बड़े तरीकों से। निश्चित तौर पर सुमित जी, यदि हम अमेरिका की ओर देखें तो पिछले कई दिनों से हम ट्रंप के इस पूरे इशू को लेकर के इस तरह के बयान देख रहे थे, जो बार बार बयान देकर यू टर्न ले रहे थे। अभी लेटेस्ट जो उनका बयान था वो 2 हफ्तों की डिप्लोमेटिक चुप्पी का था, लेकिन मुझे लगता है इसी बीच वो तैयारी करके बैठे थे। और जैसा भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तब आप याद कीजिए कि जिस रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, अगले दिन हमारे यहाँ पर एक ड्रिल होने वाला था, अनाउंसमेंट तो उसका था। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि अमेरिका ने पूरी तैयारी करके इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे करके, और फिर कल ये अपने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके जो 3 न्यूक्लियर साइट्स को ध्वस्त करने का काम किया है ईरान पर, ये किया है। लेकिन आपका ये भी बिंदु बिल्कुल सही है, वहां की जनता, अमेरिका की जनता युद्ध नहीं चाहती है, इसके अपने इकोनॉमिक रेपरकशंस होंगे। लेकिन मैं आपको ये भी जोड़ दूं कि ईरान में भी इस समय आंतरिक तौर पर स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि अब ये भी प्रयास हो ट्रंप का, इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहां से शांति का रास्ता निकलता है कि ईरान के साथ जो बातचीत विफल हो गई है डिप्लोमेटिक टेबल पर, वो वापस ईरान को डिप्लोमेटिक टेबल पर ला पाने में कामयाब रहे। ग्रुप कैप्टन पांडे, ये 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल यहाँ पर, जिस फौजों को लेकर कहा जा रहा था कि यहाँ पर इसको किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते हैं, उसे जाहिर है इतने दिनों का जो इंटेलिजेंस इनपुट है, इतने दिनों की जो तैयारियां हैं, इजराइल की तरफ से भी बॉम्बिंग, और अब आखिरकार उस पर मतलब 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स, उसका हम ताकत हम सोच ही सकते हैं। देखिए, मिलिट्री वॉरफेयर में एक बहुत बड़ी कहावत है कि आप दुश्मन को कैसे अचंभित करते हैं, कैसे डिसेप्ट करते हैं, सरप्राइज और कंसीलमेंट, ये बड़े मजबूत हथियार हैं, वो कभी फेल नहीं हुए और भविष्य में फेल नहीं होंगे। ये कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाना होगा कि लगभग 4 दिन पहले व्हाइट मैन एयरबेस जो है, जहां पर कि B-2 बॉम्बर अमेरिका में है, उसको मेंटेनेंस पर डाल दिया गया, कह के कि 23 जून तक यहाँ पर मेंटेनेंस एक्टिविटी होंगी। और लोगों को ये मैसेज गया कि B-2 बॉम्बर को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि 2 हफ्ते बाद हम निर्णय लेंगे। तो ये 2 हफ्ते के बीच में बॉम्बर तैयार किया जाएगा, उसके बाद अटैक किया जाएगा। दूसरी बात, ये 6 बॉम्बर जो है पाया गया कि वो
वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और पैसिफिक में होते हुए हवाई में उन्होंने रिफ्यूलिंग की और उसके बाद कहा गया कि वो गुआम बेस पर जा रहे हैं। गुआम से ईरान की दूरी 9,300 किलोमीटर से ज्यादा है, तो ये इम्पॉसिबल था कि गुआम से ईरान वो इतने कम समय पहुंच जाएं। तो पूरा जो है ध्यान लोगों का विश्व का ये था कि अभी अटैक जो है बहुत सन्निकट नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन 2 B-2 बॉम्बर जो है उनको मूव किया गया और उसके बाद ये हमले किए गए। साथ में 80 टॉम हॉक मिसाइल्स का प्रयोग किया गया। ये 3 जो एटॉमिक फैसिलिटीज है, केवल इतना ही नहीं इनको टारगेट किया गया, साथ में और जो फैसिलिटीज थी और जो लॉन्च पैड्स थे उनको भी निशाना बनाया गया। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। ध्यान रहे एक और चीज कि उसके पहले पूरे बेसिस को, वॉरशिप्स को डिप्लॉयमेंट किया गया। एयर डिफेंस जो सिस्टम्स हैं उनको किया गया। जीपीएस और जितनी भी कमांड कंट्रोल और एयर डिफेंस लेयर्स हैं ईरान की, उन सबको जैम कर दिया गया था। तो जब ये अटैक हुआ लगभग रात को 1 बजे से, भारतीय समय के अनुसार लगभग 1 बजे से और 3 बजे के बीच में, ये जो 2 घंटे में हुआ, इसमें पूरा का पूरा उनका ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एकदम जो है ब्लैंक था। उसको कुछ पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। लेकिन जब बॉम्ब की आवाजें सुनने को मिली, साथ में ये भी एक खबर उड़ी कि वहां पर जो है अर्थक्वेक आए, ट्रमर्स जो है वो ऑब्जर्व किए गए। लेकिन अगर समय दोनों का देखा जाए कि जो ट्रमर्स ऑब्जर्व किए गए और ये जो अटैक हुआ है, उसके वो लगभग समान होता है। एक और पॉइंट जो ये कहा गया, ईरान की तरफ से कहा गया कि हमें पता था कि फ्लोरिडो तो निशाना बनेगा ही, बिल्कुल। उसके लिए हमने जो आवश्यक चीजें थी उनको हमने वहां से हटाना शुरू कर दिया था। और साथ में ये भी किया था कि हमें जब अटैक अगर हो तो हमारी क्षमता है न्यूक्लियर फैसिलिटी की वो बनी रहे। यानी पोस्चर कहीं पर और एग्जीक्यूशन कहीं पर, यानी दिखाया कुछ और किया कुछ। ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी पांडे साहब आप कहना चाह रहे हैं कि ये थी, और खासतौर पे ये भी इसलिए क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर वो सारी स्ट्रैटेजी पत्ते खोल देगा तो फिर शायद वो जो मिशन उसको कंप्लीट करना था, जो कैलकुलेटिव मिशन पूरा करना था, वो शायद अचीव ना हो पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है कि आखिरकार ये B-2 बॉम्बर्स होते क्या है। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल किए गए ये B-2 बॉम्बर्स हैं, वो आखिरकार कैसे काम करते हैं, ये भी आपको समझने की जरूरत है। हम बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये B-2 बॉम्बर्स, अभी आप जहां पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे थे, वहां देखिए B-2 बॉम्बर्स जिनकी उड़ान की दिशा कहां होगी, जैसा ग्रुप कैप्टन पांडे ने अभी बताया है सुमित, गुआम को लेकर। हाँ, गुआम को लेकर। गुआम जो कि 9,300 किलोमीटर दूर यहां पर नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, और खास बात यह कि देखिए करीबन 9,300 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज कहा जा रहा है गुआम से ईरान की, और ये एक तरीके का स्पेकुलेशन था, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था 34 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है इसको फ्लाई करने से यहां से वहां तक। हाँ। तो आप मानिए कि अगर ऐसा हुआ तो कितनी ज्यादा दिक्कत है। और अमेरिका ने एक काम और किया, गुआम से पहले आपको मैं बता दूं, जर्मनी के कई बेसिस को एक्टिवेट किया गया। यूरोप में सबसे ज्यादा बेसिस अगर अमेरिका के कहीं पर है तो फिर जर्मनी में है, और जर्मनी के साथ साथ गुआम को भी एक्टिवेट किया गया। तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट को छोड़कर बाकी सभी जगह अपने बेसिस को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन अपने मिडिल ईस्ट के बेसिस को सिक्योर कर रहा है। और यही हुआ, अमेरिका ने किया कुछ और दिखाया कुछ, और इसके बिना युद्ध लड़ा नहीं जाता है। अमेरिका अगर यहां पर युद्ध लड़ने के लिए आ रहा था तो उसे इस तरह का एक छद्म बनाना था अपने लिए, और उसने ये किया।